गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन अपन ने स्टार्ट किया था पिछले दो वीडियो में। वो था फूलों की खेती और गुलाब की खेती। अपन पिछले दो वीडियो से पढ़ रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लंबा भी है, इसलिए शायद आज भी ये गुलाब की खेती पूरे नहीं हो, क्योंकि आज अपन शायद कीट ही पढ़ पाए। तो देखिए, प्रमुख कीट। उससे पहले पिछले वीडियो में अपन ने विटरिंग पढ़ा था। विटरिंग क्या होता है कि जो कमजोर शाखाओं को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें विटरिंग में क्या करते हैं, स्वास्थ्य और धूप की तीव्रता के आधार पर 10 से 15 दिन के लिए सिंचाई करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जिससे जो कमजोर पत्तियां होती है वो सूखकर क्या हो जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। ठीक है, और बाद में वापस सिंचाई शुरू करते हैं तो नई पत्तियां आ जाती हैं, पूरी शाखाओं से नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो ये विटरिंग कहलाती है। अब अपन प्रमुख कीट एवं रोगों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रमुख कीट एवं रोगों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रमुख कीट एवं रोग। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला है सल्क कीट, या जिसे स्कल कहते हैं, स्केल कहते हैं। ठीक है, पहला है अपना सल्क कीट या रोग। अब इसमें क्या होता है, सल्क कीट क्या करता है, सल्क कीट, इससे पौधा क्या होता है, ये जब पौधे पर लगता है तो पौधा कमजोर होकर सूख जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधा कमजोर होकर टूट जाता है। पौधा कमजोर होकर क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, नियंत्रण के लिए क्या करते हैं हम, कीटग्रस्त भाग को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जो भी, जहां भी हमें ये प्रकोप दिखता है कि हाँ शाखा टूट कर जल गई, पड़ गई है, कमजोर हो गई है, ठीक है, टूटने लग गई है, तो शाखा को पहले तोड़ के क्या करते हैं, जला देना चाहिए। तो रोगग्रस्त नियंत्रण के लिए देखिए, रोगग्रस्त भाग को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। एक तो नियंत्रण के लिए अपन क्या ये कर सकते हैं, काट कर नष्ट कर दिया। दूसरी चीज देखिए, मोनोक्रोटोफॉस 36 SL, मोनोक्रोटोफॉस 36 SL डाइजिनोन मिथाइल डिमेटोन का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, मोनोक्रोटोफॉस 36 SL। ठीक है, डाइजिनोन मिथाइल डिमेटोन, डाइजिनोन मिथाइल डिमेटोन के घोल का छिड़काव करना चाहिए। डाइजिनोन मिथाइल डिमेटोन का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, दूसरी, तो ये तो सल्क कीट हो गया। गुलाब का सल्क कीट, ये अपन पढ़ क्या रहे हैं, गुलाब के बारे में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, काफी लंबा हो गया है। फिर दूसरा है मोइला। मोइला क्या होता है, तो देखिए, मोइला की अगर चर्चा करें तो मोइला टहनियों, पत्तियों और कलियों से रस चूसता है। ठीक है, मोइला यह टहनियों, जो इनकी शाखाएं होती हैं, पत्तियों व कलियों से रस चूसता है। क्या करता है, रस चूसता है। ठीक है, रस चूसता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। रस चूसने से क्या होता है, इसके कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है।
ठीक है। अब नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रण के लिए अपन देखिए मिथाइल मेलाथियान 50 ईसी या फिर डाइमिथोएट 30 ईसी का छिड़काव कर सकते हैं। तो नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मेलाथियान या डाइमिथोएट का छिड़काव करना, इससे अपन इस रोग को मोइला रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नीम या करंज तेल का 2% का छिड़काव करना, ठीक है। दूसरी चीज अपन क्या करते हैं, नीम या करंज तेल के 2% का छिड़काव करना, 2% का छिड़काव करना, ये होता है, ठीक है। फिर देखिए तना छेदक मक्खी, अगली तीसरी है अपनी, देखिए तना छेदक मक्खी। तना छेदक मक्खी में क्या होता है, तो देखिए अब तना छेदक मक्खी नाम से ही पता चलता है तनों में छेद करती हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मेलाथियान या डाइमिथोएट के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। नियंत्रण के लिए मेलाथियान या डाइमिथोएट के घोल का छिड़काव करते हैं, घोल का छिड़काव करते हैं अपन, ठीक है। डाइमिथोएट घोल का छिड़काव करते हैं। आगे देखिए चौथा है थ्रिप्स। चौथा है अपना थ्रिप्स। क्या होता है थ्रिप्स, तो देखिए थ्रिप्स की अगर बात करें तो देखिए पुष्प की जो पंखुड़ियों का आकार होता है, सॉरी ये क्या करता है, पुष्प की पंखुड़ियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है, थ्रिप्स जो कीट होता है, ठीक है। यह पुष्प की, पत्तियां नहीं, पुष्प फूल की जो पुष्प की पंखुड़ियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है। पुष्प की पंखुड़ियों का रस चूस कर ये नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं, नियंत्रण के लिए अपन ऑक्सीडेमेटोन, ठीक है, मिथाइल ऑक्सीडेमेटोन या डाइमिथोएट का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या खोल दिया, अपन नियंत्रण के लिए मिथाइल ऑक्सीडेमेटोन या डाइमिथोएट या डिमेटोन या डाइमिथोएट या फिर एसिकेट या एमिडोक्लोरपिड या एसिकेट या एमिडोक्लोरपिड के घोल का छिड़काव करना चाहिए। घोल का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए। इन चारों में से कोई भी अगर दवा अपन छिड़के, किसी का घोल छिड़के, तो ये नियंत्रण आ सकता है, ठीक है। फिर स्पाइडर माइट, ठीक है। अगला जो कीट है वो है पांचवा स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट, ठीक है। अब स्पाइडर माइट में क्या होता है, ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्षतिग्रस्त पौधा हिस्सों को काट कर जला दे, ठीक है।
नियंत्रण के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से को काट कर जला दें। काट कर क्या करते हैं, एकदम जला देना चाहिए। पौधे पर माइटेक, पौधे पर किसका, माइटेक या इथियान, किसका, इथियान के घोल का 2 से 3 बार 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसका, पौधे पर माइटेक या डिथेयान, पौधे पर माइटेक या डिथियान के घोल का 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। 2 से 3 बार हमें इस घोल का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगली अगर अपन चर्चा करें तो ये तो थे हमारे कीट। अब अपन व्याधियों की भी चर्चा करते हैं। रोग, व्याधियां किसकी, गुलाब की खेती में पौधों पर आने वाली जो व्याधियां लगती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए व्याधियों में देखिए चूर्णी फफूंद, ठीक है, जिसे अपन पाउडरी मिल्ड्रियो भी कहते हैं। ठीक है, पहला है चूर्णी फफूंद, जिसे अपन पाउडरी मिल्ड्रियो क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्रियो कहते हैं। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्रियो कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, चूर्णी फफूंद होता है, ये क्या करती है, पत्तियों व कलियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। ये जब रोग होता है तो पत्तियों और कलियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, और जब अपन पत्तियों और कलियों पर सफेद धब्बे देखते हैं तो हम उम्मीद या अपन अनुमान लगा सकते हैं कि रोग कौन सा है, चूर्णी सफेद। ठीक है, चूर्णी फफूंद, इसमें पत्तियों व कलियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। क्या होता है, सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। आगे देखिए पत्तियां पीली पड़कर क्या करती है, सड़ जाती है। ठीक है, पत्तियां पीली पड़कर सड़ जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है, सड़ जाती है, पीली पड़ने के बाद हो जाती है वो सड़ जाती है। ठीक है, अब इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, केराथेन एलसी या फिर कैलेक्सिन के घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए नियंत्रण के लिए केराथेन एलसी या कैलेक्सिन के, केराथेन एलसी या कैलेक्सिन के घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इस घोल का छिड़काव करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, चूर्णी फफूंद रोग का अपन नियंत्रण कर सकते हैं। फिर अगला है सूखा रोग या डायनेक। सूखा रोग ऐसे अपन क्या कहते हैं, डायनेक। क्या होता है अपन जैसे ही पढ़ेंगे इस रोग के बारे में हमें चर्चा पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए डायबैक में क्या होता है, प्रभावित जो टहनियां होती है फूलन के बाद या कृंतन के बाद ऊपर से नीचे की और सूखने लगती है। जैसे ही अपन काटते हैं तो जो भी कटाई अपन करते हैं तो इससे प्रभावित जो टहनियां होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, सूखने लगती है और धीरे धीरे पूरा पौधा
सूख जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रभावित टहनियां क्रंदन के बाद ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं तथा धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, पूरा पौधा ही सूख जाता है। फिर नियंत्रण, अब नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं, सूखे भाग को काट छांट कर हटा देना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण कैसे करते हैं अपन, सूखे भाग को काट छांट कर हटा दें। काट छाट कर क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं, बिल्कुल सूखे भाग को काट छाट कर हटा देते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ करते हैं, इनमें बोर्डो मिश्रण या गुलाब पेस्ट, ठीक है, बोर्डो मिश्रण या गुलाब पेस्ट को कटी टहनियों के सिरों पर लगाते हैं। जहां से भी अपन ने ये काटा है उसके सिरे पर बोर्डो मिश्रण या गुलाब पेस्ट का करते हैं। ठीक है, तथा इनमें क्या करते हैं, तो बोर्डो मिश्रण या गुलाब पेस्ट, बोर्डो मिश्रण या गुलाब पेस्ट आता है, वो कैसे बनता है, तो देखिए गुलाब पेस्ट क्या होता है। गुलाब पेस्ट की चर्चा अगर अपन करें तो देखिए कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड, ठीक है, व अलसी क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट व रेड लेड प्लस अलसी का जो तेल होता है वो 4:4:3 के अनुपात में मिलाने पर कॉपर सल्फेट प्लस रेड लेड जो लाल सीसा प्लस अलसी का तेल क्रमशः 4:4:5 के अनुपात में 4:4:5 के अनुपात में क्या क्या, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर कार्बोनेट नहीं है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के अनुपात, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड या अलसी का तेल जो क्या होता है गुलाब पेस्ट कहलाता है, या बोर्डो मिश्रण क्या करना चाहिए, कटी टहनियों के सिरे पर लगा दें। कटी टहनियों के सिरे पर लगा दें। कटी टहनियों के सिरों पर लगा देना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है एंथ्रेक्नोज। अगली जो व्याधि है, जो बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, ठीक है, तो एंथ्रेक्नोज की अगर अपन चर्चा करें अच्छे से, तो एंथ्रेक्नोज में देखिए पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और जो ग्रसित भाग होता है वो मुरझाकर सूखने लगता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, ग्रसित भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इसमें क्या होता है, ग्रसित
भाग मुरझाकर सूखने लग जाता है। ग्रसित भाग क्या होता है? मुरझाकर सूखने लग जाता है, मुरझाकर वो सूखने लगता है। रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन? मैनकोजेब घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, रोकथाम या नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं? मैनकोजेब घोल का छिड़काव करना। मैनकोजेब घोल का क्या करना? छिड़काव करना। ठीक है, फिर देखिए तुड़ाई व उपज। आगे देखिए, आगे ये तो रोग और कीट और रोग तो हो गए। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है इसका, वो है तुड़ाई अपन कैसे करते हैं। तुड़ाई व उपज क्या होता है, तोड़ते कैसे हैं, तुड़ाई के बाद इसकी उपज कितनी होती है। तो देखिए, चेती गुलाब के जो फूलों की तुड़ाई होती है वो सूर्योदय होते ही चालू कर देनी चाहिए। जो चैती गुलाब हमारे खेत में या नर्सरी में लगाया हुआ है, उसकी अगर तुड़ाई करनी है हमको तो सूर्योदय होते ही चालू कर देनी चाहिए तथा 8 बजे से पूर्व संपूर्ण कटाई हो जानी चाहिए। जितने भी काट में है, जितना भी क्षेत्र है, वो 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, चैती गुलाब के चैती गुलाब के फूलों की तुड़ाई के फूलों की तुड़ाई सूर्योदय होते ही शुरू कर देनी चाहिए तथा 8 बजे से पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए। अर्थात क्या होता है? अर्थात होता यह है कि चैती गुलाब की जो फूलों की तुड़ाई होती है वो सूर्योदय होते ही, यानी लगभग 5:30 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। 8 बजे से पहले ऑलमोस्ट 2 घंटे में हमें जितनी भी तुड़ाई करनी होती है वो कर लेनी चाहिए फटाफट। और चैती गुलाब की खासियत अपन ने पहले दिन पढ़ी थी कि चैती गुलाब से बना हुआ जो इत्र होता है, सेंट परफ्यूम, वो बेस्ट परफ्यूम होता है, सबसे विश्वविख्यात जो होता है। ठीक है, तोड़े गए फूलों को क्या करना चाहिए? शीघ्र ही आसवन या अन्य उपयोग कर लेना चाहिए। अन्य उपयोग में ले लेना चाहिए या आसवन कर लेना चाहिए। ठीक है, तोड़े गए फूलों को शीघ्र ही आसवन या अन्य उपयोग में लेना चाहिए। अन्य उपयोग में क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, अन्य उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, कली अवस्था में जब पुष्प में रंग पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो गया हो। जब कली अवस्था में फूलों में पूरा रंग विकसित हो गया, फूल का जो भी रंग, लाल, गुलाब, ठीक है, तो वो रंग पूरा विकसित हो गया हो तो बाहरी 1-2 पंखुड़ी की बाहर तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाए। रंग पूरा विकसित होता है और बाहर की जो पंखुड़ियां वो बाहर की तरफ, 1-2 पंखुड़ियां बाहर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाए, उस समय तुड़ाई सबसे उपयुक्त रहती है। तो ये तो तुड़ाई की बात है कि तुड़ाई कब करनी चाहिए। तुड़ाई हमें देखिए, अब स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका, फिर आगे देखते हैं अपन। देखिए, तुड़ाई हमें कब करनी चाहिए? तुड़ाई कब करनी चाहिए? जब कलियों, देखिए, कली अवस्था में जब पुष्प में रंग पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो। ठीक है, कली अवस्था में
कली अवस्था में जब पुष्प में रंग पूर्ण विकसित हो गया हो तथा बाहरी एक या दो पंखुड़ियां बाहर की तरफ मुड़ना शुरू हो गई हो तथा बाहरी एक या दो पंखुड़ियां बाहर की तरफ मुड़ना शुरू हो गई हो उस समय तुड़ाई सबसे उपयुक्त रहती है। उस समय तुड़ाई सबसे उपयुक्त रहती है। उस समय क्या तुड़ाई सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है, सबसे अच्छी रहती है। ठीक है। और फूलों का हमेशा क्या करना चाहिए, 10 से 45 सेंटीमीटर शाखा के साथ ही काटना चाहिए। जैसे ये फूल है कोई, ठीक है, तो उसको नीचे शाखा होनी चाहिए 10 से 45 मीटर की। ठीक है। फूलों को हमेशा 10 से 45 सेंटीमीटर शाखा के साथ काटना चाहिए। शाखा के साथ ही काटना चाहिए, हमेशा शाखा के साथ काटना चाहिए। ठीक है। फिर है फूलों का रखरखाव। फूलों का रखरखाव, फूलों का रखरखाव देखिए। ठीक है। देखिए पुष्पों की कटाई के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक की बाल्टी लेनी चाहिए जिसमें क्या करना चाहिए, निर्जमीकृत या परिरक्षक सिल्वर थायोसल्फेट मिला हो रखना चाहिए। फूलों को कटाई को तुरंत बाद प्लास्टिक की बाल्टी में, ठीक है, रखना चाहिए। ठीक है। फूलों की कटाई के तुरंत बाद प्लास्टिक की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी, ठीक है, बाल्टी में जिसमें क्या मिला हो, निर्जमी कारक या परिरक्षक, जिसमें क्या हो, सोडियम थायोसल्फेट, सॉरी, जिसमें सिल्वर थायोसल्फेट मिला हो। परिरक्षक के रूप में क्या हो, सिल्वर थायोसल्फेट मिला हो में रखना चाहिए। उसी समय वहां रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए बाल्टी को पूर्व शीतलन कक्ष या छायादार छप्पर की झोपड़ी में रखना चाहिए। पूर्ण शीतलन, जो ठंडा हो, यानी जिसे अपन ठंडा कहते हैं, ठंडा रखने वाले जैसे फ्रिज होता है, वैसा कोई जगह हो। ठीक है। तो उस बाल्टी के अंदर फूलों को काटने के बाद, रखने के बाद उस बाल्टी को हमें कहाँ रखना चाहिए, पूर्ण शीतलन कक्ष या फिर छायादार छप्पर की झोपड़ी में रखना चाहिए। ठीक है। बाल्टी को पूर्व शीतलन कक्ष या छायादार झोपड़ी में रखना चाहिए।
छायादार झोपड़ी में क्या करना चाहिए, हमें रखना चाहिए। ठीक है, छायादार झोपड़ी में रखना चाहिए। ठीक है, फिर चेती गुलाब के फूलों को तोड़ने के बाद टोकरियों में हल्के से रखना चाहिए। ठीक है, चेती गुलाब जो अपन तोड़ते हैं, चेती गुलाब को तोड़ने के बाद टोकरी में हल्के से रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा फेंका नहीं, आराम से धीरे से रखना चाहिए, क्योंकि बहुत नाजुक होता है, बहुत ही जल्दी ये खराब हो जाता है। ठीक है, फिर आसवन यंत्रों को खेतों के नजदीक रखना चाहिए। हम रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए, आसवन के यंत्र होते हैं उनको खेतों के नजदीक रखना चाहिए, जिससे कि फूलों रख रखाव में अधिक फूल व समय नष्ट न हो। ठीक है, तो आसवन यंत्रों को खेतों के नजदीक रखना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे फूलों के रख रखाव में अधिक फूल व समय नष्ट ना हो, जिससे फूलों के रख रखाव में अधिक फूल व समय नष्ट ना हो, समय नष्ट ना हो। ठीक है, फिर उपज कितनी होती है इसकी, तो देखिए उपज के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उपज कितनी होती है, उपज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए औसतन उपजाऊ भूमि से प्रति हेक्टेयर हमें 2500 से 3000 किलो फूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, औसतन उपजाऊ भूमि से प्रति हेक्टेयर औसतन 2500 से 3000, औसतन कितने, 2500 से 3000 ऐसा 2500 से 2500 से 3000 किलोग्राम पुष्प या फूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और फूल प्राप्त होते हैं तथा तेल की मात्रा 0.03 से 0.045% होती है। ठीक है, तथा तेल की मात्रा 0.03% से 0.045% होती है। ठीक है, इनमें तेल की मात्रा कितनी होती है, 0.03 लगभग। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, एक बार जो पौधा लगाने के बाद इसकी उपज लगभग 10 से 12 साल तक मिलती है। 10 से 12 साल तक हर साल ये क्या पुष्प देता है। ठीक है, एक बार पौधा लगाने का, एक बार पौधा लगाने के बाद इसकी उपज 10 से 12 साल मिलती है। एक बार आज अपन ने पौधा लगा दिया तो कम से कम 10 से 12 साल तक तो हमें क्या होगा, इससे फूल पुष्प प्राप्त होते हैं। अब फूलों का व्यावसायिक उपयोग भी करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें इस गुलाब के फूलों से बनाते हैं, तो देखिए फूलों का व्यावसायिक उपयोग कैसे करते हैं कि फूलों से व्यवसाय यह आता है, इसे बेचकर इससे कौन कौन सी चीजें बनाते हैं जिनसे पैसे मिलते हैं। तो देखो इसका फूल का, गुलाब के फूल का औषधिया
वह सौंदर्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका औषधियां तथा सौंदर्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग करते हैं। सौंदर्य पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अपन जो लोशन होता है, ठीक है, आई लोशन, आंखों पर जो लोशन होता है क्रीम टाइप जो लगाने के लिए होता है, जैसे आंखों को ठंडक पहुंचती है, तो इसका उपयोग आई लोशन व आई ड्रॉप्स में बनाने में किया जाता है, आंखों में डालने वाली दवा बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग आई लोशन तथा आई ड्रॉप्स बनाने में करते हैं, ये बनाने में करते हैं। ठीक है, आई ड्रॉप्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, फूलों को जल आसवन से गुलाब जल तैयार किया जाता है। फूलों का जल आसवन से क्या करते हैं अपन, गुलाब जल तैयार करते हैं। जो गुलाब जल अपन चेहरे पे लगाने के लिए कई जगह काम में लेते हैं। तो फूलों को कैसे तैयार होता है, फूलों के जल आसवन से गुलाब जल तैयार किया जाता है। गुलाब जल तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गई बात अपनी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब इनसे क्या क्या गुलाब जल, कैसे सेंट परफ्यूम कैसे बनाए जाते हैं, वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आज के लिए। और आज भी नहीं लगता कि अपन गुलाब को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, अब गुलाब के फूलों का उपयोग अपन किस में करते हैं, जो सुगंधित तेल होता है वो बनाने में। ठीक है, सुगंधित तेल पहला जो इसका उपयोग व्यावसायिक रूप में, इसका उपयोग सुगंधित तेल बनाने में, अर्थात ऐसा तेल जिससे बढ़िया स्पेशल सुगंध तेल जो आता बनाते हैं उसमें करते हैं। तो देखिए, आसवन क्रिया के पश्चात प्राप्त गुलाब जल को अपन क्या करते हैं, प्राप्त जो गुलाब जल होता है उसे बर्तन में शीतल स्थान पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, और अच्छे से ढककर रखते हैं। जो आसवन क्रिया अपन ने यहाँ पर की थी, यहाँ पे दवाई बनाने के लिए, ये तो आसवन क्रिया से प्राप्त गुलाब जल को शीतल स्थान पर ढककर क्या करते हैं, ढककर रख देते, ढककर अच्छे से रख देते हैं। ठीक है, वो भी खुला रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पैक करके कहीं पर रखते हैं। ठीक है, प्रातः काल गुलाब जामुन मक्खन की तरह हो जाता है। सुबह गुलाब जामुन मक्खन की तरह से इसका सुगंधित तेल ऊपरी सतह पर आकर तैरने लगता है। इससे पौधों इसे शीशे के बर्तनों में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, रात भर पड़े रहने से क्या होता है, प्रातः काल गुलाब जल पर मक्खन की तरह, ठीक है, प्रातः काल गुलाब जल पर मक्खन की तरह सुगंधित तेल तैरने लगता है। इसे शीशे की बोतलों में एकत्र कर लेते हैं। इसे शीशे की बोतलों में क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
जब तापक्रम बढ़ जाता है तो यह पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है। जब तापक्रम यानी जब गर्मी बढ़ती है तो ये पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है। तापक्रम बढ़ने पर यह द्रव अवस्था में आ जाता है। द्रव अवस्था में आ जाता है। द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, यह तेल हल्का पीले रंग लिए हुए होता है। यह जो तेल होता है वो कैसा होता है? यह तेल हल्का पीले रंग लिए होता है। हल्का पीले रंग का होता है। स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद अपन आगे गुलकंद आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट फटाफट। तो ये था गुलाब के ऊपर अपना एक और वीडियो, और आने वाले वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो व्यावसायिक उपयोग में इसका जो गुलकंद, पंखुड़ी, गुलाब शरबत है वो कैसे बनता है वो अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।